Good evening, guys. So, welcome back to your very own channel. अभी एफ आर सी ए फाइनल जो देखो अभी ओल्ड सिलेबस तो नहीं रहेगा, तो सी ए फाइनल का जो एफ आर है हम लोग ये लेक्चर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी कवरिंग द एफ आर एंड आज का लेक्चर में इंडेस 116 दैट इज़ लीजेस कवर करेंगे. तो इंडेस 116 is a very kind of a big standard. 10 मार्क्स का वेटेज ये स्टैंडर्ड से 10 मार्क्स का वेटेज है एंड न्यूमेरिकल. ये देखो ये स्टैंडर्ड में इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है ना उसमें बहुत सारे थियोरेटिकल इलस्ट्रेशंस है, वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है. एक बार आप लोग बस जब कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे उसके बाद एक ही बार उसको पढ़ना है सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. तो उसको ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करने का. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, मतलब इंस्टीट्यूट का मैट में इलस्ट्रेशंस है 10-12 न्यूमेरिक्स, उसी में से आईसीआई का क्वेश्चन पैटर्न है. तो 10 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार. एंड अर्स्ट वाइल जो तुम लोगों का जो एएस था, ये जो इंडेस 116 है, ये दिस पर्टिकुलर इंडेस रिप्लेसेस ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा ब्रीफ समरी तुम लोगों को दे देंगे. अभी समरी क्या है, मतलब ये स्टैंडर्ड क्यों आया, ठीक है. तो पहले क्या होता था, लेसर और लेसी. देखो आप लोगों को इतना तो बेसिक्स पता होगा क्योंकि आईपीसीसी में इंटर में ये है. तो लेसर वो होता है कि जो लीज में कोई एसेट देता है, लेसी वो है जो लीज में एसेट लेता है, राइट. तो लेसी लेसर को लीज रेंटल्स पे करेगा. एंड पहले क्या होता था, देयर वाज अ क्लासिफिकेशन, मतलब लेसी लेसर दोनों क्लासीफाई करते थे कि कोई लीज फाइनेंस लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है. अभी इंडेस 116 में क्या है, देखो टू मेजर चेंजेस इन इंडेस 116. एक तो फर्स्ट चेंज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज फॉर लेसी एंड मेनी अदर अरेंजमेंट्स विल फॉल अंडर द परव्यू ऑफ लीजेस. मतलब लीज का स्कोप बढ़ गया है एंड वो फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट एबोलिश हो गया है. ओके, तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे लेसी के अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से. सो बेसिकली दिस होल स्टैंडर्ड रिवॉल्व्स अराउंड लेसी. तो अभी लेसी आज के डेट में जब से ये इंडेस आया है, लेसी डज नॉट क्लासीफाई अ लीज इनटू फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज. लीज का जो इंसेप्शन डेट है उस दिन लेसी विल रिकॉग्नाइज अ राइट टू यूज एसेट. राइट टू यूज का मतलब क्या है, जो एसेट लीज रेंट में ले रहा है लेसी, he will recognize an asset that is called right to use asset and this is a separate line item in the balance sheet and he will also recognize a lease liability. अभी लीज लाइबिलिटी एंड राइट टू यूज एसेट दोनों का अमाउंट सेम रहेगा डे वन में. एंड इसका रिकग्निशन है जो लेसी का जो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस है ना, जो भी लीज रेंटल्स लेसी लेसर को पे करेगा ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, वो सबका प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे हम लोग इंसेप्शन डे में एंड वी विल रिकग्नाइज द लीज लाइबिलिटी, राइट. ओके, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. एक तो देखो स्पेशल डिस्कशन, ये जो पार्ट है ना स्पेशल डिस्कशन, इसमें एक छोटा सा डिस्कशन है. हाँ, अर्लियर क्या होता था, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज फॉर बोथ लेसी एंड लेसर, ये अर्लियर सिचुएशन है. एंड नाउ लेसर के बुक्स में फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज का क्लासिफिकेशन अभी भी है, बट एग्जाम पर्पस में लेसर का अकाउंटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये जो लेसी वाला अकाउंटिंग पार्ट है, दिस इज कवरिंग 95% ऑफ आवर सिलेबस. दैट इज लेसी विल रिकॉग्नाइज
an ROU asset and a lease liability at inception date. ये कब करेगा लेसी? At inception, राइट? हाँ, तो ये छोटा सा बैकग्राउंड हो गया. नाउ देखो, कॉन्सेप्ट नंबर ए, आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेफिनेशन. मतलब आइडेंटिफाइंग वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज और नॉट. मतलब दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ लीज. व्हाट इज अ लीज? मतलब ये क्वेश्चन, we will ask a question whether an arrangement contains a lease or not. So let us come to the definition first. A contract, और ये क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आएंगे एक लीज का. अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब, ये पार्ट का मतलब ये है, एक कॉन्ट्रैक्ट में लीज कंपोनेंट्स भी रह सकता है, नॉन लीज कंपोनेंट्स भी रह सकता है. सो यही बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू कंट्रोल द यूज. दो इंपॉर्टेंट टर्म आ गया. एक कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफिएबल एसेट. कितना टर्म आ गया? कॉन्ट्रैक्ट होगा फर्स्ट, सेकेंड थिंग इज राइट टू कंट्रोल द यूज रहेगा. किसका राइट टू कंट्रोल द यूज? ऑफ एन आइडेंटिफाइबल एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये जो पीरियड ऑफ टाइम है ये लीज एग्रीमेंट में मेंशन्ड रहेगा. एंड इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब लीज पेमेंट्स. तो क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट that conveys the right to control the use of an identifiable asset for a period of time in exchange of a consideration. राइट? यहाँ पे 4 चीज़ आ गया. कॉन्ट्रैक्ट है, राइट टू यूज आ गया, आइडेंटिफिएबल एसेट आ गया, कंसिडरेशन आ गया एंड लीज टर्म भी आ गया. सो बेसिकली लीज जो हम लोग ये पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, ये 5 टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता रहेगा पूरा आपका ये स्टैंडर्ड. ओके, सो अभी ये मेन कॉन्सेप्ट हम लोगों का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है. यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनना. राइट, यहाँ पे क्या है देखो, एक लेसर है और यहाँ पे लेसी है. लेसर इज द सप्लायर, लेसी इज द कस्टमर. अभी लेसर और लेसी के बीच कोई एग्रीमेंट हो रहा है, लीज एग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. पार्ट का मतलब पहले ही बोल दिया मैंने, लीज कंपोनेंट्स भी रहेगा, नॉन लीज कंपोनेंट्स भी रहेगा. वो बाद में देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे होता है. एज ऑफ नाउ इतना देख लो कि लेसी लेसर के बीच कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइड एसेट मीन्स आइडेंटिफिएबल एसेट. दैट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड क्राइटेरिया इज राइट टू कंट्रोल द यूज. Right, first is there should be an identified asset and right to control the use of the asset. And throughout ये जो right to use है ना, ये this should be for the entire period of use, that is lease term, and in exchange of consideration lease rentals. तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट नंबर 3 है, थ्रू आउट द एंटायर पीरियड ऑफ यूज, ये पीरियड जो लीज पीरियड एग्रीमेंट में मेंशन्ड रहेगा ना, वही पीरियड को लेना है एंड नॉट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट. एक छोटा सा नोट है, पीरियड मतलब एंटायर पीरियड मतलब पीरियड विच इज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट. राइट? ओके, सो अभी देखेंगे आइडेंटिफाइड एसेट क्या है. आइडेंटिफाइड एसेट दैट कैन बी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है बट इम्प्लाइडली वो पता चल रहा है कि कौन सा आइडेंटिफाइड एसेट है. या तो दिस कुड बी अ फ्यूचर एसेट एज वेल. अभी फ्यूचर एसेट का क्या मतलब है? अ लेसर मैन्युफैक्चर्स टू फुलफिल द लीज एग्रीमेंट. मतलब कभी कभी होता है ना कि समझो ये जो लेसर जो एसेट मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई लेसी को लीज में देने के लिए स्पेसिफिकली बना रहा है. सो दैट वुड बी अ फ्यूचर एसेट. एंड
ये एक छोटा सा नोट है यहाँ पे, इफ देर इज नो आइडेंटिफाइड एसेट देन द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट डज नॉट कंटेन अ लीज। तो लीज का जो डेफिनेशन है यहाँ पे देखो, ये जो 4 पॉइंट है ना अपना डिस्कशन में, पॉइंट नंबर 1 आइडेंटिफाइड एसेट, पॉइंट नंबर 2 राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट, पॉइंट नंबर 3 द राइट टू यूज should be for the entire period of use and in exchange of a consideration। ये 4 पॉइंट एज पर द डेफिनेशन ऑफ लीज वहां से उठ के आया है। एंड ये आइडेंटिफाइड एसेट बोलने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। एक कंडीशन है सप्लायर और लेसर डज नॉट हैव सब्सटैंटिव सब्सटीट्यूशन राइट्स एंड ये एक तो यहाँ पे देखो ये आ गया पॉइंट, सप्लायर और लेसर डज नॉट हैव substantive substitution right, and second condition is identified asset is physically distinct। तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होगा तभी हम उसको लीज बोल पाएंगे, राइट। मतलब आइडेंटिफाइड एसेट फॉर द लेसी। तो सब्सटैंटिव सब्सटीट्यूशन राइट का क्या मतलब है, प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट द एसेट। मतलब कभी कोई एग्रीमेंट में अगर ऐसा है जो लेसर है वो इन फ्यूचर वो एसेट को कोई दूसरे एसेट से प्रैक्टिकली सब्सटीट्यूट कर सकता है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि लेसी के पास राइट टू यूज नहीं है एंड लेसर के पास सब्सटैंटिव सब्सटीट्यूशन राइट आ गया है, तो इसके वजह से दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लीज। ओके, तो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट द एसेट, इसका क्या मतलब है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू सब्सटीट्यूट और नो इकोनॉमिक बेनिफिट इन सब्सटीट्यूटिंग द एसेट। यहाँ पे 2 पॉइंट आ गया, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू सब्सटीट्यूट और नो इकोनॉमिक बेनिफिट इन सब्सटीट्यूटिंग द एसेट। अगर ये दोनों कंडीशन ऐसा आता है, और या फिर यहाँ पे देखो कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन साइलेंट रहता है, तो QRSA का मतलब है क्वेश्चन रिमेनिंग साइलेंट एज्यूम, ये मेरा शॉर्टकट है। When question remaining silent, assume lessee, मतलब यहाँ पे देखो lessee will always assume supplier substitution rights are not substantive, mere protective rights। कभी कभार क्या होता है लीज में कुछ जो देखो जो लेसर है वो कुछ प्रोटेक्टिव राइट्स एग्रीमेंट में डाल सकता है कि कुछ राइट्स उसके पास रहेगा, बट दोज आर इन द नेचर ऑफ mere प्रोटेक्टिव राइट्स। तो ये पॉइंट का मतलब क्या है, मियर प्रोटेक्टिव राइट्स केप्ट बाय द सप्लायर डज नॉट अमाउंट टू सब्सटैंटिव राइट्स। तो जब सब्सटैंटिव राइट नहीं है वो केस में मतलब उसको हम लोग लीज मान के चलेंगे, ठीक है। पॉइंट इतना याद रखो, सप्लायर या तो मतलब either the supplier or the lessor does not have substantive substitution rights and the asset must be physically distinct। अभी ये सेकेंड पॉइंट का क्या मतलब है, एन आइडेंटिफाइड एसेट और अ पार्ट देयर ऑफ शुड बी फिजिकली डिस्टिंक्ट, दैट इज इंडिपेंडेंट इन ऑर्डर टू बी ट्रीटेड एज एन आइडेंटिफाइड एसेट। अभी कुछ केसेस में हम लोग ये भी देखते हैं, क्या है ये देखो, शेयर्ड कैपेसिटी यूसेज। अभी शेयर्ड कैपेसिटी का कौन कौन सा केस एग्जाम्पल में आ सकता है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर के केस में क्या होता है, कोई टेलीकॉम कंपनी है, उसने एक ऑप्टिकल फाइबर में 5 लेसी को समझो रेंट में उसका सर्विस दे रहा है। अभी यहाँ पे 5 जो लेसी है वो लोग 20% करके यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं वो लेसी सब्सटेंशियली राइट टू यूज़ लिया है, राइट टू यूज़ उसके पास है? नहीं। यहाँ पे एक जनरल फेनोमेनन है, इन केसेस ऑफ शेयर्ड कैपेसिटी यूजेज सब्सटेंशियल मतलब जो लेसी है उसको अगर सब्सटेंशियल पोर्शन का यूजेज राइट मिलता है, ये सब्सटेंशियल पोर्शन का जनरलाइज्ड है ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ द कैपेसिटी। तो in case the lessee gets greater than or equal to 90% of the usage capacity, then the customer gets rights to obtain substantially all the economic benefits from the asset। ये अगर केस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे the identified asset is physically distinct। अभी physically distinct identifiable कोई asset है and
वो एसेट का जो सप्लायर के पास या फिर लेसर के पास सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होना चाहिए एंड दैट एसेट मस्ट बी फिजिकली डिस्टिंक्ट। तो ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई होता है वो केस में हम लोग बोलेंगे कि दैट इज एन आइडेंटिफाइड एसेट एंड दैट इज अ लीज, राइट। ओके, लीज का जो डेफिनेशन है उसका सेकेंड पॉइंट है राइट टू कंट्रोल यूज फॉर द पीरियड ऑफ यूज। यहां पे एक छोटा सा नोट मैं बताना चाहूंगा। देखो साइड में मैंने लिख के रखा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10, 11, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन 2, 3 ये सब करेंगे हम लोग। ओके, पहले तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। राइट टू कंट्रोल, ये पॉइंट है राइट टू कंट्रोल यूज फॉर द पीरियड ऑफ यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो एक छोटा सा नोट है। इफ नो वन हैज द राइट टू कंट्रोल यूज देन इट इज अ सप्लाई अरेंजमेंट एंड नॉट अ लीज। मतलब लेसर और लेसी दोनों में से किसी के पास भी राइट टू यूज नहीं है एसेट का। इन दैट केस दैट इज नॉट अ लीज एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई एग्रीमेंट, राइट। ओके, ये पॉइंट के लिए फिर से दो कंडीशन है। ये कंडीशन नंबर 1, कस्टमर और लेसी गेट्स सब्सटैंशियली ऑल द बेनिफिट्स कुड बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द यूज। मतलब लेसी गेट्स सब्सटैंशियली ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। ये पॉइंट कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 इज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। दो पॉइंट है, lessee gets substantially all the benefits from use and the right to direct the use of the identified asset is with the lessee। अगर लेसी के पास ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होते हैं, इन दैट केस अगेन दैट विल बी कंसिडर एज अ लीज। तो क्या क्या है, लेसी गेट्स सब्सटैंशियली ऑल द बेनिफिट्स either directly or indirectly from the use of the asset and the right to direct the use of the identified asset is with the lessee। which party has the right to direct the use of an identified asset? either supplier के पास हो सकता है और customer के पास हो सकता है। तो पहले तो पॉइंट नंबर 1 को समझते हैं। देखो कैन, यहां पे क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट ये था कि लेसी गेट्स सब्सटैंशियली ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम यूज। तो यहाँ पे जो बेनिफिट्स है ना, ये डायरेक्ट बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट्स का क्या क्या है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ द एसेट, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है यूज से। एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स का मतलब है इंसिडेंटल बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ द एसेट। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सब्सिडी रिसीट फॉर लीज रेंटल्स ऑफ SEZ प्लॉट्स। मतलब कहीं पे SEZ में प्लॉट कोई लेसी लिया है लीज रेंट में, उसको गवर्नमेंट से कुछ डिराइव बेनिफिट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स डिडक्शंस, तो इसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। तो हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे विच पार्टी हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विच पार्टी हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज। ये क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे। आंसर में अगर आया कि लेसी के पास है तो दैट विल बी अ लीज, अगर लेसर के पास है तो वो लीज नहीं माना जाएगा, राइट। ओके, स्टेप 1, आइडेंटिफाई द राइट्स दैट आर मोस्ट रेलिवेंट टू चेंजिंग हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज द एसेट यूज। यहाँ पे दो स्पेसिफिकली दो पॉइंट आएगा। टू आइडेंटिफाई द राइट्स दैट आर मोस्ट रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज द एसेट इज गोइंग टू बी यूज्ड। ये दो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे लेसी को, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द राइट्स आर प्री डिटरमाइंड इन द एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट में क्या वो डिसीजन मेकिंग राइट्स लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली? अगर उसका आंसर येस है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे डज द लेसी होल्ड द राइट। अगर येस है देन द डिसीजन विल बी द लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज। ओके, अगर इसका आंसर यहाँ पे नो आता है देन हम लोग फिर थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे। डज द कस्टमर हैव द राइट टू ऑपरेट। फर्स्ट पॉइंट क्या था?
फर्स्ट पॉइंट था डिसीजन मेकिंग राइट्स, whether these rights are predetermined in the agreement, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन, डज द कस्टमर होल्ड द राइट. थर्ड क्वेश्चन, अगर देखो हर एक का आंसर अगर नो नो आता है ना, वही केस में हम लोग आगे क्वेश्चन पूछेंगे. आंसर अगर येस आ गया तो लेसी के पास चला गया, राइट. तो आई होप आप लोग ये फ्लो समझ पा रहे हो. तो थर्ड क्वेश्चन विल बी डज द कस्टमर हैव द राइट टू ऑपरेट द एसेट थ्रू आउट द पीरियड. ठीक है. तो थर्ड क्वेश्चन में भी डज द कस्टमर हैव द राइट टू ऑपरेट. अगर इसका आंसर नो आता है, देखो येस आया तो यहाँ पे तो लेसी के पास राइट चला गया. अगर नो आता है, देखो अगेन यहाँ पे नो है, तो वी विल मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन. डिड द कस्टमर डिजाइन द एसेट इन अ वे दैट डिटरमाइंड हाउ एंड व्हाट पर्पस एसेट विल बी यूज्ड. फर्स्ट इज, पहला तो ये देखना होगा कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट राइट्स है क्या वो एग्रीमेंट में मेंशन्ड है. अगर हाँ, येस, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द कस्टमर होल्ड द राइट. येस है तो लेसी के पास राइट चला गया. नो है. थर्ड क्वेश्चन इज, देखो यहाँ पे आंसर नो आया. थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे डज द कस्टमर हैव द राइट टू ऑपरेट द एसेट. अगर येस है तो अगेन लेसी के पास राइट चला गया. अगर नो है देन फिर हम लोग लेसी को ये क्वेश्चन पूछेंगे, डिड द कस्टमर डिजाइन द एसेट इन अ वे दैट डिटरमाइंड. मतलब डिजाइन ऐसा है, मतलब लेसी ने वो एसेट को डिजाइन किया है इन सच अ वे दैट द हाउ एंड व्हाट पर्पस फॉर द एसेट आर गोइंग टू बी यूज, दैट इज डायरेक्टेड बाय द डिजाइन ओनली. अगर इसका आंसर नो आया देन वी विल से दैट द सप्लायर हैज़ द राइट टू डायरेक्ट द एसेट. मतलब जो राइट टू यूज़ है वो लेसर के पास है. एंड हेंस अगर सारा क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में आता है तो हम लोग ये कंक्लूड करेंगे द सप्लायर हैज़ द राइट टू डायरेक्ट द यूज़ एंड हेंस इट इज़ अ सप्लाई एग्रीमेंट एंड नॉट अ लीज. अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी स्टेप में येस आ जाता है तो वो केस में हम लोग ये मान के चलेंगे राइट टू यूज़ है लेसी के पास एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लीज. सो यहाँ पे नोट है, all the questions will be asked to the lessee. If all the answer is negative, then the supplier has the right to direct the use of the asset. Otherwise, the customer has the right to direct the use. तो यहाँ पे डिसीजन ट्री में क्या है, दो चीज़ याद रखना है. सारा क्वेश्चन हम लोग लेसी को पूछेंगे हर एक स्टेप में, जहाँ पे मतलब सारा का आंसर अगर नेगेटिव में आया, एंड तक अगर नो आया, मतलब where the right is with the lesser, then it is not a lease. But where कोई भी स्टेप में येस आ गया आंसर में, देन हम फिर से हम लोग ये कंक्लूड करेंगे दैट द राइट टू यूज इज विद द लेसी एंड द एग्रीमेंट कंटेन्स अ लीज. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. सो लेट अस मूव टू आवर सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज सेपरेशन ऑफ लीज कंपोनेंट्स. मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि ये बताया था कि पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अभी ये पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में लीज कंपोनेंट्स भी रह सकता है, नॉन लीज कंपोनेंट्स भी हो सकता है. तो अभी यहाँ पे देखो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, लीज कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक लीज कंपोनेंट है, एक नॉन लीज कंपोनेंट है. ये दोनों का जो सेपरेशन है ना, ये पॉइंट में हम लोग उसी को कवर करेंगे, सेपरेशन ऑफ लीज कंपोनेंट्स. ओके, ये जो सेपरेशन है इसके लिए दो कंडीशन है. अगेन ये दो कंडीशन फुलफिल करने से हम लोग सेपरेशन करेंगे. क्या फर्स्ट कंडीशन है, कस्टमर गेट्स बेनिफिट्स फ्रॉम द यूजेज ऑफ बोथ द एसेट्स. जो लेसी है ही शैल डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द यूजेज ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स. ये फर्स्ट पॉइंट है, मतलब दोनों कंपोनेंट यूज करने का बेनिफिट लेसी के पास होना चाहिए. एंड द सेकेंड कंडीशन इज बोथ कंपोनेंट्स आर नॉट हाईली इंटर रिलेटेड. देखो दो पॉइंट है, नॉट हाईली इंटर रिलेटेड. अगर हाईली इंटर रिलेटेड है तो हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ये एक तो इंटर रिलेटेड नहीं होना चाहिए एंड दूसरा है कस्टमर शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ देन हम लोग लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे. एंड जो सेपरेट करेंगे ना उसको हम सेपरेट करेंगे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से. मतलब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है, जो दोनों जो लीज कंपोनेंट है, लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट,
दोनों अगर देखो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का ये कॉन्सेप्ट हम लोग इंड एस 115 में पढ़ते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। अभी स्टैंड अलोन ये जो एसएसपी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का ये मतलब है द प्राइस which will be received if services provided separately। मतलब जो लीज कंपोनेंट है एंड जो नॉन लीज कंपोनेंट है ना, दोनों सर्विस अगर लेसर सेपरेटली देता है, इन दैट केस जो सेपरेट प्राइस आएगा ना दोनों सर्विस का, लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द आइडेंटिफाइड लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट। समझ गया? तो ये जो स्प्लिट ऑफ होगा वो होगा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में एंड इसी को हम लोग लीज रेंटल मान के चलेंगे, राइट? ओके, सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे भी है। नॉन लीज कंपोनेंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे, व्हाट आर द नॉन लीज कंपोनेंट्स एंड हाउ टू क्लासिफाई दिस। सो जस्ट अ सेकेंड। अरे यार, गाइस थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है।